नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में 5 चरणों के बाद अब छठे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं और छठे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही बिहार की 8 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों या फिर महागठबंधन का कोई दूसरा बड़ा नेता, तमाम लोगों ने एक तरीके से कहें कि पूरा जोर लगा रखा है। सीटों के लिहाज से देखें तो ये छठा चरण बिहार में अब तक के हुए सभी चरणों के मुकाबले सबसे बड़ा चरण है। यहाँ पर कुल 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये 8 सीटें मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज, शिवहर और वैशाली की है। कई सीटों पर मुकाबला जो है वो जदयू और आरजेडी के बीच में है, तो कहीं पर मुकाबला जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। ऐसे में कौन आगे है, कौन किस पे आगे चल रहा है, फिलहाल जब प्रचार का शोर थमा है तो क्या स्थिति है वहाँ पे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदर्शन मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं मोतिहारी से, शुरू करते हैं उधर से ही। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं राजेश कुशवाहा वीआईपी पार्टी से। क्या माहौल लग रहा है मोतिहारी का? कि मोतिहारी जो सीट है ना, ये सबसे बड़ी बात यह है कि मोतिहारी में इस बार जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं राधा मोहन सिंह, जो कि पूर्वी चंपारण दरअसल इसका नाम हो चुका है मोतिहारी का। वर्ष 2008 के जब परिसीमन हुए तो उसके बाद से 2009 से इसका नाम पूर्वी चंपारण हो चुका है। और पूर्वी चंपारण या मोतिहारी जो भी आप बोले, यहाँ से राधा मोहन सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं और पिछले 3 बार 2009, 2014 और 2019 3 बार तो इन्होंने रिकॉर्ड जीत की हैट्रिक लगाई और इस बार जीत का चौका लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और ऐसे में 7वीं बार लोकसभा जाने के लिए 74 साल के राधा मोहन सिंह इस बार वहाँ पर पूरी जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। राजपूत जाति से आते हैं और यहाँ जाति का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूर्वी चंपारण की सीट है वहाँ पे एक लंबे अरसे से जो सियासी लड़ाई होती रही है उसमें अगड़े पिछड़े के नाम दे करके बार बार वहाँ पर चुनाव हुए हैं। चुनाव में इस बार वहाँ पर राजेश कुशवाहा को जो उम्मीदवार बनाया गया है, तो राजेश कुशवाहा वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने दरअसल इस बार अपनी 3 सीटें थी वो मुकेश सहनी की पार्टी को दे दिया और उसमें राजेश कुशवाहा यहाँ से उम्मीदवार हैं। राजेश कुशवाहा को वहाँ उम्मीदवार बनाने के पीछे माना गया कि लालू यादव और मुकेश सहनी की एक बड़ी रणनीति थी कि इस बहाने जो कुशवाहा वोटों का एक बड़ा वोट बैंक इस पूरे इलाके में आता है उसे साधने की कोशिश करेंगे और उसे ही साधने के लिए एक रणनीति के तहत रमेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। 7वीं बार दूसरी ओर चुनाव मैदान में वहाँ पर राधा मोहन सिंह उतरे हुए हैं। कद्दावर नेता हैं। वर्ष 1989 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था और उसके बाद से लगातार राधा मोहन सिंह का जो सियासी ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता ही गया। अब राजेश कुशवाहा को जो वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है तो इससे एक और जो तमाम जो सवर्ण वोट बैंक हैं वो पहले से ही माना जाता है कि राधा मोहन सिंह के पास है। और अगर आप देखिएगा तो जो मोतिहारी है पूरा का पूरा जो पूर्वी चंपारण है उस पूर्वी चंपारण में बड़े स्तर पर इनका दबदबा रहा है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट में जो जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं उन चुनावों के दौरान बार बार यह देखने को मिला कि इसमें जो राधा मोहन सिंह हैं उन्होंने अपने लिए बड़ी अच्छी वहाँ पे अपने आप को सेट किया और तमाम चुनावों में इन्होंने जीत हासिल की। अब राजेश कुशवाहा के चुनाव मैदान में उतरने से चाहे वो यादव वोट बैंक हो या फिर कुशवाहा वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक हो, इन सब के साथ जो मल्लाह जाति के वोट बैंक आते हैं उन सबको अपने पक्ष में गोलबंद करके और वीआईपी के उम्मीदवार को जिताने की एक रणनीति रही यहाँ पे वीआईपी की या कहें कि लालू यादव की, तो वह अब कितना कारगर साबित होगा ये तो 25 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट है यहाँ पे जो अलग अलग समीकरण है उसमें ये एक मजबूत गढ़ माना जाता है एनडीए के। जैसे हमने आपको पहले बताया कि 6 बार के सांसद है राधा मोहन सिंह। इसके अतिरिक्त जो तमाम यहाँ पे समीकरण है, जैसे अगर हम पिछले चुनाव की ही बात करें तो पिछले चुनाव में राधा मोहन सिंह को 5,74,000 से ज़्यादा वोट आए थे और इनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे वहाँ पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तब आकाश कुमार को उम्मीदवार बनाया था और वो मात्र 2,81,000 वोटों पर सिमट गए थे। तो इससे भी पता चलता है कि कितना मजबूत इनका है। इतना ही नहीं, जैसे अगर आप देखें 6 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 6 विधानसभा की सीटों में अधिकांश सीटों पर यहाँ पर मौजूदा समय में बीजेपी और जदयू के यहाँ पे कैंडिडेट 5 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर एनडीए के विधायक हैं।
तो इससे ही पता चलता है कि पूरा का पूरा जो पूर्वी चंपारण का इलाका है वो एनडीए का एक मजबूत गढ़ है और राधा मोहन सिंह के लिए ये तमाम समीकरण वहाँ पर उनके लिए मुफीद बैठ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही होगी कि अगर जातीय गोलबंदी का जो चाल जो कहें कि पेच है वह अगर उलझा तो उसमें राधा मोहन सिंह फंस सकते हैं। नहीं तो चाहे विधायकों की स्थिति हो तो 5 विधायक एनडीए के हैं, या फिर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें भी जो गोलबंदी अब तक होते रही है उसमें राधा मोहन सिंह 20 दिख रहे हैं और 7वीं बार लोकसभा जाने की तैयारी में। उसी किस से सटा हुआ है बेतिया, मतलब पश्चिमी चंपारण। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मदन मोहन तिवारी जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे बेतिया में। जब शोर थमा है चुनाव का तो क्या लग रहा है? देखिए, बेतिया के साथ भी करीब करीब स्थिति वही है जैसी स्थिति राधा मोहन सिंह के साथ में पूर्वी चंपारण में है, मोतिहारी। तो पश्चिमी चंपारण उसी का एक हिस्सा आता है और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये दोनों के दोनों जो हैं, इस दोनों इलाके को 2 हिस्सों में बांटा गया है दिशा के आधार पर। वहाँ पर अलग एक पूर्वी हिस्सा है, एक पश्चिमी हिस्सा है। तो संजय जायसवाल भी यहाँ पे एनडीए के कद्दावर नेता के तौर पे वर्ष 2009 से लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जीत की क्या चौका उन्हें भी लगाना है। लेकिन इस बार वहाँ पर मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस ने उनकी राह में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल पैदा की है। मुश्किल इसलिए पैदा की है क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए थे उन चुनावों में यह देखने को मिला था कि चाहे ब्राह्मण वोट हो या फिर वैश्य वोट हो, ये एक मुश्त होकर के संजय जायसवाल के पास आता था और संजय जायसवाल इससे बड़ी जीत हासिल करते रहे थे। इस बार स्थिति है कि मदन मोहन तिवारी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाने के साथ ही जो तमाम वहाँ पे स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ थोड़ी सी वहाँ पे इनके लिए मुश्किल पैदा हुई हैं। और चूंकि अपने खुद भी मदन मोहन तिवारी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के उस इलाके के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं और कई ऐसे अन्य समीकरण हैं जिन समीकरणों के हिसाब से ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ जो एक परंपरागत एमवाई समीकरण लालू यादव की पार्टी के साथ चलता आ रहा है उसे अगर अपने पक्ष में करने में सफल होते हैं मदन मोहन तिवारी तो यहाँ पे संजय जायसवाल की थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। साथ ही साथ एक एक सवाल यह भी है वहाँ पर कि संजय जायसवाल 3 बार के सांसद हैं, स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ रहेगी। कुछ जगहों पर हम लोगों ने कुछ उनके खिलाफ जो गुस्से जनता में था उसे देखा भी था। तो इन चीज़ों को लेकर के भी थोड़े से संजय जायसवाल को वहाँ पर चुनौती झेलनी पड़ रही है। लेकिन चूंकि तमाम जो समीकरण हैं उन समीकरणों में पिछले 3 चुनावों में संजय जायसवाल मजबूत रहे हैं। अभी भी मौजूदा समय में चाहे विधायकों की स्थिति हो या जिन जातीय समीकरण जिस वैश्य जाति से आते हैं उसका एक बड़ा वोट बैंक का दबदबा है वहाँ पर। तो ये तमाम समीकरण यहाँ पे संजय जायसवाल के लिए फिट बैठते हैं। लेकिन मदन मोहन तिवारी का ब्राह्मण जाति से आना और उनके साथ अगर एमवाई समीकरण पूरी तरीके से मुस्लिम यादव और मल्लाह साथ देते हैं तो ये आगे आने वाले समय में संजय जायसवाल की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चलिए उसी से सटा चंपारण का ही हिस्सा है वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और वहाँ पे सुनील कुमार जदयू के हैं और दीपक यादव जो हैं वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। वाल्मीकि नगर में जब शोर थमा है चुनाव का, जब प्रचार खत्म हो गया है, जब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है तमाम दिग्गजों का, तो वहाँ पर जदयू या आरजेडी? नहीं, यहाँ पे जदयू और आरजेडी ही नहीं, ये बड़ा ही रोचक सीट है। और आपको बताएंगे ये वाल्मीकि नगर सीट है, यहाँ पर राजद ने जिस दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया है वो हरियाणा मूल के हैं। ये ध्यान रखने की बात है। और हरियाणा मूल के ही नहीं हैं बल्कि यहाँ से इस बार जो चुनाव मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी हैं उसमें एक प्रत्याशी हैं नव कुमार सरनिया उर्फ हीराबाई। ये जो हीराबाई हैं या नव कुमार सरनिया इनका जो नाम है, ये असम के कोकराझार से 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उल्फा के पूर्व कमांडर हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने कोकराझार से वहाँ पे नामांकन दाखिल किया था। लेकिन हीराबाई का नामांकन रद्द हो गया कुछ तकनीकी कारणों से। तो उन्होंने असम से आकर के अब बिहार के वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो एक और वहाँ पर जो मौजूद जो सांसद हैं सुनील कुमार जदयू के, अगर देखिएगा तो जो पिछला उपचुनाव हुआ था 2020 में, दरअसल इनके पिता वहाँ बैद्यनाथ महतो वो यहाँ पे सांसद थे। पिता के निधन के बाद जदयू ने सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाया और मात्र 22,000 के आसपास वोटों से ही सुनील कुमार की जीत हुई थी। तो एक थिन मार्जिन जो कहते हैं कि बिल्कुल मामूली वोटों के अंतर से 2020 में चुनाव सुनील कुमार जीते थे। अब यहाँ पर दीपक यादव जो कि राजद के उम्मीदवार हैं वो हरियाणा मूल के हैं। यहाँ पे इनकी चीनी की फैक्ट्री है और कई चीनी मिल मालिक जो हैं वो दीपक यादव के समर्थन में हैं। पूरे के पूरे अगर वाल्मीकि नगर को आप देखिएगा तो वहाँ पर चाहे वाल्मीकि नगर का जो टाइगर रिजर्व हो या फिर जो अन्य चीज़ें हैं, इन सब में वहाँ पे जो चीनी मिल हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि किसानों के लिए चीनी जो गन्ना का उत्पादन होता है उस पूरे इलाके में बड़े स्तर पर होता है।
तो ऐसे में दीपक यादव उन गन्ना किसानों को अपने पक्ष में एकजुट करके अपने लिए माहौल बनाने में लगे हैं। और दूसरी ओर जो मैंने आपको हीराबाई की चर्चा की, हीराबाई समझिए कि असम से बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं और चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसके पीछे का मूल कारण है थारू जनजाति, जो एक आदिवासी बहुल जनजाति है वहाँ पे, और इनके सर्वाधिक मतदाता वाल्मीकि नगर में रहे हैं। पिछले चुनावों के दौरान यह देखने को मिला था कि जो थारू जनजाति होती है वो उस जनजाति के जो वोटर्स हैं, जिनकी संख्या करीब 3 लाख से ज़्यादा मानी जाती है, उनका एक मुश्त वोट करीब करीब एनडीए की ओर माना गया था। इस बार यहाँ पे आकर के ये जो दीपक भाई, ये जो हीराबाई हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ को भुना रहे हैं कि आखिर जनजातियों के हक हुकूक की आवाज़ क्यों नहीं उठती है, क्यों उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उनकी जनजाति के लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी, लेकिन किसी को विधायक का टिकट नहीं मिला। इस बार भी सांसद का टिकट नहीं मिला। तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोकराझार से 2 बार के सांसद रहे हीराबाई अब बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद बिहार में यह इकलौती ऐसी सीट है वाल्मीकि नगर जहां राजद का उम्मीदवार हरियाणा मूल का है, तो निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर आकर के कोकराझार से चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र मामूली वोटों के अंतर से पिछली बार जीते हुए सुनील कुमार इस बार जदयू के तीर को निशाने पे कहां तक लगा पाते हैं, ये तमाम समीकरण वहां उनके लिए थोड़ी सी अलग अलग किस्म की चुनौतियां दे रहा है। देखिए, सिवान वाल्मीकि नगर से निकलकर सिवान आते हैं, शहाबुद्दीन कृषि के सिवान में, और पत्नी उनकी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और विजय लक्ष्मी जदयू से, और अवध बिहारी चौधरी जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार विधानसभा के, वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो विजय लक्ष्मी, अवध बिहारी चौधरी और हिना शहाब, ये तीनों यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रही हैं। और यहाँ पर फिलहाल क्या दिखता है, सिवान शांत है पूरी तरीके से, और सिवान एक लंबे अरसे के बाद इस बार शांत है। लंबे अरसे के बाद शांत इसलिए क्या कह सकते हैं क्योंकि वर्ष 1990 के बाद तो सिवान में साहब की तूती बोलती थी। हम शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, और इस बार शहाबुद्दीन की ही पत्नी हिना शहाब वहाँ पे चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हिना शहाब वहाँ पे भगवा साफा बांध करके चुनाव प्रचार कर रही है, घूम रही है। उनके पीछे पीछे चलने वाला जो लाव लश्कर है उसमें भी लोग पीला गमछा और भगवा गमछा कंधे पे डाल के चल रहे हैं। तो आखिर ये कौन लोग हैं, ये एक बड़ा सवाल वहाँ पे उठ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो पीला और भगवा गमछा डाल करके अपने कंधों पर, और हिना साहब को भी भगवा पट्टा पहना करके चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं, उनके प्रचार कर रहे हैं। दूसरी जो आपने बात की ना वहाँ पे कि अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हैं और विजय लक्ष्मी जदयू की हैं, तो जदयू की जो विजय लक्ष्मी है वह भी एक बाहुबली की ही पत्नी है। इनके पति पर, ये इनके पति जो थे वो जीरादेई से विधायक थे, इनके पति पर हत्या के आरोप लगे, उसके बाद इनके सदर ये चुनाव लड़ने से अभी नहीं लड़ सकते हैं। पत्नी को इस बार जदयू ने वहाँ पे टिकट दे दिया है, और स्थिति है कि विजय लक्ष्मी को एमपी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अभी नहीं बता पाती है। उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूछा गया था एमपी क्या होता है, बोली मुझे नहीं मालूम। तो हम लोगों में यह भी चर्चा है कि आखिर 2 बाहुबलियों की पत्नी यहाँ चुनाव मैदान में है, तो एक बाहुबली की पत्नी तो ऐसी है जिसे एमपी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, तो क्या सिवान की किस्मत पर बाहुबली ही रहेगा। और ये सवाल बार बार एनडीए से पूछा जा रहा है कि आखिर एनडीए ने क्यों ऐसे प्रत्याशी को उतारा मैदान में जो कि एमपी का फुल फॉर्म भी नहीं जानता है, और इनमें ऐसी कौन सी पात्रता देखी गई। तो ये एक बड़ा सवाल वहाँ पर जेहन में है। दूसरी ओर इस बार हिना शहाब वहाँ पे सहानुभूति के वोट बैंक के सहारे भी चुनाव मैदान में, तो पहली बार मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है। तो बार बार कह रहे हैं कि हम शहाबुद्दीन के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो शहाबुद्दीन लगातार वर्ष 1990 जैसा हमने आपको बताया, और हम सब जानते हैं कि वो विधायक रहे, फिर 4 बार वहाँ के सांसद रहे, कई बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने मात दी। वहाँ पे कह सकते हैं कि दौर में शहाबुद्दीन के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। तो ये तमाम बातें शहाबुद्दीन को लेकर के पक्ष में रहीं। अब हिना साहब अपने पति के उसी छवि के सहारे एक बेहतर छवि अपने लिए बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। और जो उनके पीछे सपोर्टर्स चल रहे हैं ना, अलग अलग भगवा झंडा, भगवा गमछा और पीला गमछा लगा करके, सवाल इनसे ही है कि आखिर कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विजय लक्ष्मी को हराने के लिए कोई बड़ी रणनीति अपनाई गई है पर्दे के पीछे में, जिसमें हिना साहब को समर्थन करने के लिए भगवा पट्टा वाला पूरा वहाँ पे दलबल घुमाया जा रहा है, पूरा लाव लश्कर। तो इन स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे शुरू से ही सवर्णों का बड़ा साथ शहाबुद्दीन को रहा है। सिवान में मुस्लिम मतदाता सर्वाधिक माने जाते हैं। मुस्लिमों के साथ साथ वहाँ पे सवर्णों की एक अच्छी खासी आबादी है, जिसमें चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, और शुरू से इनका एक बड़ा समर्थन शहाबुद्दीन को मिला रहा है। अगर इस बार ये दोनों एक साथ हो जाते हैं ना, तो हिना साहब के लिए थोड़ी सी राह आसान होगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चुनौती अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी को अब यह साबित करना है कि क्या लालू यादव
क्या वहाँ पर जो जमीन खो चुकी है उस जमीन को बचा पाते हैं? और उनका MY कायम है या और नहीं? उनका MY कायम है कि नहीं, क्योंकि M जो है वह M के तौर पर वहाँ पर हिना पहले से मौजूद है, और Y कितना इनके साथ जाता है यह महत्वपूर्ण है। कुशवाहा जाति से आती हैं विजय लक्ष्मी, तो कुशवाहा वोट उनकी तरफ जा सकता है। तो ये तमाम समीकरण वहाँ पे मुकाबले को रोचक बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुकाबले में, मुख्य मुकाबला में हिना साहब सबसे टॉप पे चल रही हैं और वो इन दोनों को से कड़ी टक्कर ले रही हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि एज मामूली अंतर से किन की ओर जाता है। चलिए, महाराजगंज का महाराजा कौन बनेगा? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं फिर से मैदान में हैं, वो या आकाश सिंह जो कि बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं और इस बार मोतिहारी की जगह महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं आप? महाराजगंज में जो इस पर लड़ाई है ना, वो लड़ाई एक लंबे अरसे के बाद राजपूत वर्सेस भूमिहार की हो गई है। ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो पूरा का पूरा आप देखेंगे वहाँ समीकरण जो है महाराजगंज में, उस समीकरण में कांग्रेस ने जिन आकाश सिंह को टिकट दिया है वो राजपूत, ये वो भूमिहार जाति से आते हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत जाति से आते हैं। और एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे एक आम चर्चा है कि इस बार यहाँ पे क्यों नहीं जनार्दन सिग्रीवाल की जगह किसी अन्य को मौका मिले। इसे लेकर के वहाँ पे जो तमाम जगह है जो समीकरण है, क्योंकि समीकरणों पर ही चुनाव लड़ा जाता है, तो उन समीकरणों में आकाश सिंह और सिग्रीवाल अपने अपने लिए जो समीकरण बना रहे हैं, उस समीकरण में जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जनार्दन सिग्रीवाल पहले से ही वहाँ 2 बार के सांसद हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और एंटी इनकम्बेंसी होने के साथ साथ कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने इन चुनावों के दौरान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की जगह अपने लिए वहां दावा ठोका था, उन्हें मौका नहीं मिला। बाद में जय सिग्रीवाल ही वहां पर फिर से उम्मीदवार बने हैं। दूसरी ओर आकाश सिंह के चुनाव मैदान में आने से एक बड़ा वोट बैंक का तबका, जो सवर्ण आप कह सकते हैं, जिसमें कि भूमिहार, ब्राह्मण, ये एक मुश्त होकर के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में वोट देते थे, वो मतदाता वर्ग इस बार सिग्रीवाल से बड़े स्तर पर शिफ्ट होकर के आकाश की ओर जाएगा, और ये करीब करीब तय माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ चूंकि ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ मल्लाहों की भी एक बड़ी आबादी है, और मल्लाह के तौर पर वहाँ के कुछ, जैसे बच्चू बिंद वहाँ से एक नेता है, बच्चू बिंद लालू यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहाँ से मुकेश निषाद एक नेता है, मुकेश निषाद ने भी समर्थन करने की घोषणा की है। तो मल्लाह की जितनी उपजातियाँ हैं उनमें चाहे बच्चू बिंद हो, मुकेश निषाद हो, इनकी मजबूत पकड़ है। तो अगर भूमिहार, मल्लाह, ब्राह्मण और राजपूतों और यादवों का एक बड़ा साथ आकाश सिंह को वास्तविक में मिलता है जमीन पर, तब तो चुनाव में सिग्रीवाल के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन मोदी मैजिक और साथ ही साथ जो वहाँ पे राजपूत वोटों के साथ साथ जो अन्य वर्ग के वोट हैं, जो एनडीए के परंपरागत, जिसमें दलितों के कुछ वोट बैंक हैं, कुछ अन्य हैं, अगर उनका मजबूत साथ वास्तव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिलता है, तो एक कांटे का मुकाबला इस बार महाराजगंज में है, जिसमें एक और सीधे तौर पर महाराजगंज में जो सवर्ण वोट बन रहे हैं, उससे आकाश सिंह अलग वर्ग के वोटों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने परंपरागत वोटों को बचाने की बड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। गोपालगंज की बात करते हैं। आलोक सुमन जदयू के हैं वहाँ से, और प्रेमनाथ चंचल पासवान जो हैं वह वीआईपी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं गोपालगंज में। और ये इलाका लालू यादव का एक दौर में गढ़ रहा है, इस तरह का माना जाता रहा है। इस बार, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यहाँ से जदयू का झंडा बुलंद होता रहा है, इस बार क्या लग रहा है? जैसे देखिए, यहाँ आलोक कुमार सुमन जो जदयू के कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले यहाँ पर वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल उम्मीदवार हैं, पासवान जाति से आते हैं, और चूंकि सुरक्षित सीट है, तो पिछले चुनाव में भी यह देखने को मिला था कि करीब 2,86,000 वोटों के अंतर से डॉक्टर आलोक सुमन ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। और मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, इसमें 2 सीट पर आरजेडी का कब्जा है और 4 सीट पर एनडीए का कब्जा है। यानी कि एक दौर में लालू यादव का मजबूत गढ़ रहा गोपालगंज, पिछला चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों में यह देखने को मिला कि यह एनडीए की ओर शिफ्ट कर गया। और अब क्या स्थिति है, अगर उसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आबादी के तौर पे अलग अलग जो आबादियाँ हैं, उसमें ब्राह्मण करीब 17% माने जाते हैं, मुस्लिम 14% माने जाते हैं, 13% यादव माने जाते हैं, राजपूत 13% हैं, भूमिहार 5% है, कोयरी कुर्मी भी 4 और 3% माने जाते हैं। इसमें वो मुस्लिम और यादव समीकरण है ना, ये अकेले सब पर भारी है, जो कि 30% से 27% से ज़्यादा माना जाता है। तो अगर कुछ अन्य जातियों के वोटों का वास्तव में साथ मिलता है, तो उस स्थिति में तो प्रेमनाथ चंचल के लिए यहाँ पर राहत है। लेकिन
जो पासवान जाति से जाते हैं, तो इनके लिए कि यह भी ये मान रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर दलितों का एक बड़ा वोट है वो हम अपनी ओर लेंगे। लेकिन यह आसान कितना ज़मीन पर होगा, यह सबसे बड़ी, क्योंकि एक चेहरे के तौर पर कहीं न कहीं से आलोक सुमन के मुकाबले थोड़े से कमज़ोर साबित होते हैं, या अन्य प्रकार की चुनौतियां भी गोपालगंज में रही हैं। जहां पर जो वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो जो कहते हैं कि डंडा और झंडा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है चुनाव में, तो ये सब में थोड़ी सी 19-20 की स्थिति है। और आलोक सुमन को हम कह सकते हैं कि आलोक सुमन ने जो पिछला उनका चुनाव का रिकॉर्ड रहा था, उस रिकॉर्ड के मुकाबले तो वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन अब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड एनडीए के पक्ष में कितना है, यह 25 तारीख को फाइनल होगा। शिवहर में 2 महिलाएं आमने सामने हैं, लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी जदयू से, और ऋतु जायसवाल आरजेडी से, और इकलौती सीट है जहां पे महिला वर्सेस महिला की लड़ाई है। शिवहर में क्या दिखता है? शिवहर में दिखता ही नहीं है। शिवहर से मेरे एक मित्र हैं तो बताते हैं कि शिवहर में एक आम चर्चा यह है कि एक और एक आईएएस की पत्नी है ऋतु जायसवाल, और एक आईएएस की हत्या के दोषी की पत्नी है लवली आनंद, और ये एक आम चर्चा का विषय बना हुआ है वहाँ पे, जिसके केंद्र में आईएएस अधिकारी ही हैं। हम बात लवली आनंद के पति की कर रहे हैं, जिन पर आरोप लगा था जी कृष्णैया की हत्या का, बाद में साबित भी हुआ। दूसरी ओर ऋतु जायसवाल हैं, और इन तमाम चीज़ों के बीच में लवली आनंद उस क्षेत्र से कोई नई नहीं है। इनके जो पति हैं उनका आनंद मोहन, उनका वो मजबूत गढ़ रहा है। वो उन्होंने अपनी सियासी जो जीवन की शुरुआत है उसमें शिवहर से ही पहली बार वो सांसद बने थे, और उसके बाद वहाँ पर लगातार इनके परिवार में, चाहे खुद आनंद मोहन 2 बार वहाँ से सांसद रहे, उनके पुत्र भी उसी इलाके से विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों से उस इलाके में लवली आनंद का जो परिवार है वह जुड़ा हुआ है। और उसी जुड़ाव में सबसे बड़ा एक कारण यह है कि वहाँ पे जो अलग अलग समीकरण हैं, उन समीकरणों में कुछ वर्गों के लिए आनंद मोहन के प्रति एक अलग किस्म की सहानुभूति देखी जाती है। उसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन ऋतु जायसवाल के लिए यह कह सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा शिवहर का इलाका आता है, वह बिहार के कुछ उन चुनिंदा सीटों में है जो वैश्य बहुल सीट है। और पिछली बार जो यहाँ पर रमा देवी चुनाव जीती थी, बीजेपी से 3 बार वो चुनाव जीती थी, और इस पर टिकट मतलब कट गया। रमा देवी भी चेंज भी हुआ जी, वैश्य जाति से ही जाती हैं, और वैश्यों का एक बड़ा वोट वहाँ पे माना जाता है, सर्वाधिक वोट वैश्य की ही जाति से आते हैं वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे एक आम चर्चा यह भी है इस बार कि आखिर वैश्य की सीट पर कोई दूसरा क्यों। तो जो तमाम वोट अब तक क्या हो रहे थे कि बीजेपी के लिए एक फायदेमंद सौदा क्या था वहाँ पर अब तक रमा देवी के लिए, कि वहाँ पर वैश्यों का जो सबसे बड़ा वोट है वह तो उन्हें मिलता ही था, साथ ही साथ सवर्णों का भी एक बड़ा वोट उनको मिलता था। नतीजा होता था कि पिछले 3 चुनाव में वह एनडीए का गढ़ साबित हुआ। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। एक और चूंकि लवली आनंद राजपूत जाति से आती हैं, तो जो परंपरागत एनडीए के वोट बैंक में सवर्णों का वोट माना जाता है वह तो लवली आनंद के साथ जा ही सकता है। लेकिन वैश्यों के वोट में एक बड़ी सेंधमारी ऋतु जायसवाल के माध्यम से आरजेडी वहां पे कर सकती है, और यही आरजेडी के लिए एक उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण है कि वैश्यों का वोट कितने बड़े स्तर पर उनकी ओर शिफ्ट होता है। लेकिन जैसा वहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि लवली आनंद का जो परिवार है, चाहे आनंद मोहन हो या फिर उनके पुत्र चेतन आनंद हो, उस इलाके में अपने एक मजबूत गढ़ और के तौर पर खुद को स्थापित किए हुए हैं। तो उन स्थितियों में लवली आनंद आज भी वहाँ पे काफ़ी जोर शोर से, काफ़ी मजबूती से इस चुनाव में भी उन्होंने दिखाया है कि प्रचार के दौरान यह बड़ा जन समर्थन उन्हें मिला था। अब महत्वपूर्ण वहाँ वैश्यों का वोट होगा कि कितना फीसदी वोट वह काट पाती हैं। अगर वो काट पाती हैं तब तो ऋतु जायसवाल के लिए राहें काफ़ी मुश्किल भरी होंगी। चलिए वैशाली स्थिति बात करते हैं, और यहाँ पर भी महाराजगंज जैसी स्थिति है। भूमिहार वर्सेस राजपूत की लड़ाई है। बीना देवी एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी से, और मुन्ना शुक्ला आरजेडी से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव ने यहाँ पर एक भूमिहार को मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने उसको टिकट दिया है जिसके ऊपर आरोप था पार्टी तोड़ने के दौरान जो है पशुपति पारस गुट में शामिल रहने का। वैशाली का मिजाज क्या कहता है? वैशाली का मिजाज अगर आप देखें तो वर्ष 1977 से जब से वैशाली बना तो 13 बार यहाँ चुनाव हुआ है, और 13 चुनावों में 11 बार यहाँ राजपूत सांसद रहे हैं, 2 बार भूमिहार सांसद रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद यहाँ लड़ाई आमने सामने फिर से राजपूत वर्सेस भूमिहार की हो गई है। चूँकि 11 बार यहाँ राजपूत इसलिए भी जाति के सांसद रहे क्योंकि जो वोट बैंक वहाँ पर है ना, उसमें राजपूत और भूमिहार वोटों की बड़ी अहम भूमिका है, और ये दोनों वोट एक मुश्त माने गए कि चुनाव दर चुनाव जो वहाँ पे राजपूत जाति से अलग अलग उम्मीदवार रहे उनको मिलता रहा। नतीजा रहा चाहे वह रघुवंश प्रसाद सिंह हो आरजेडी के, या फिर रामा सिंह हो,
या फिर अन्य नेता हों, वो तमाम नेता बड़े स्तर पर यहाँ पे चुनाव जीतते रहे, क्योंकि दोनों जातियाँ वहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे का साथ देते रही। इस बार परिस्थिति बदल गई है। एलजेपी रामविलास ने जब वीणा देवी को यहाँ पे टिकट दिया है तो उनके मुकाबले लालू यादव ने एक बड़ी सोची समझी, हम कह सकते हैं रणनीति के तहत, मुन्ना शुक्ला को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से आते हैं, तो ऐसे में जो परंपरागत एनडीए का वोट था वह वोट यही दिख रहा है कि दो हिस्सों में बट चुका है। और साथ ही साथ अगर पिछले चुनाव पर आप गौर करेंगे तो पिछले चुनाव में जो वीणा देवी वहाँ पर पहले से सांसद हैं, उनके लिए थोड़ी सी राह मुन्ना शुक्ला के कारण मुश्किल दिख रही है, क्योंकि अलग अलग समीकरण भी इस इलाके में मुन्ना शुक्ला के लिए कुछ आसान, हम कह सकते हैं कि रास्तों को बना रहा है। जैसे अगर आप पूरे इलाके को देखिएगा तो वैशाली के एक बड़ा हिस्सा मुजफ्फरपुर में आता है, और मुजफ्फरपुर में भूमिहारों के साथ साथ वहाँ पर मल्लाहों के अलग अलग जातियों की बड़ी आबादी है। चूँकि इस बार यहाँ पे जो वीआईपी पार्टी है वो महागठबंधन का हिस्सा है, और वहाँ पर मुकेश सहनी जोर शोर से मुन्ना शुक्ला के लिए चुनाव प्रचार में उतरे थे। नतीजा हो सकता है कि वहाँ पर जो मुन्ना शुक्ला हैं उनके लिए तमाम चीज़ें उनके लिए मुफीद साबित हों। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक बड़ी स्थिति यह है कि रामा सिंह एक आरजेडी के ही सांसद रहे, उन्होंने ही रघुवंश प्रसाद को लोजपा के टिकट पर हराया था चुनाव, और लोजपा के टिकट पर चुनाव हराने के बाद 2014 में उन्होंने बाद में आरजेडी ज्वाइन किया। और अब इस बार के चुनाव में रामा सिंह भी टिकट चाहते थे, रामा सिंह को टिकट नहीं मिला आरजेडी से, तो आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो वो फिर से अब लोजपा में चले गए हैं। और अब वो पूरी तरीके से इस इलाके में जो उनका अपना प्रभाव है, वह अपना प्रभाव वीणा देवी के चुनाव में जिताने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे वो कितने बड़े स्तर पर इनके लिए, वीणा देवी के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार वहाँ पर जो अलग अलग समीकरण है, अगर उन समीकरणों को आप देखिएगा तो करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास यहाँ पे राजपूत वोटर्स हैं। ये सबसे बड़ी तादाद है। भूमिहार और यादव, इन दोनों वर्गों के मतदाताओं की आबादी करीब 5 लाख से ज़्यादा है, तो ये एक अलग पक्ष है मुन्ना शुक्ला के लिए। मल्लाहों की आबादी भी यहाँ पे करीब 1.25 लाख से ज़्यादा मानी जाती है, और मुसलमान भी इसी अनुपात में है। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात मुन्ना शुक्ला के लिए, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए राहत भरी खबर है कि अगर ये तमाम जो आकलन है वह उनकी ओर आ जाए तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। और इन सब के बीच जो जीत हार के, अगर पिछले हम चुनाव में के ट्रैक रिकॉर्ड के देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, मीनापुर, कांटी, बरोराज, पारू और साहेबगंज, इन तब ये सीटें जो हैं मुजफ्फरपुर में आती हैं, और केवल वैशाली ही एक सीट है जो कि वैशाली लोग के इलाके में आती हैं। तो इनमें अगर हम देखेंगे कि कब्जे के तौर पर, तो यहाँ पर भी जो अलग अलग सीटें हैं उनमें बड़े स्तर पर यहाँ पे दोनों जो हैं, अभी वैशाली की सीट पर जदयू का कब्जा है, मीनापुर पर आरजेडी का कब्जा है, कांती में भी आरजेडी है, बरौच विधानसभा पर भाजपा के विधायक हैं, पारू विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, और साहिबगंज विधानसभा सीट से राजू सिंह विधायक हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, दोनों को यहाँ पर अभी तक बराबर किए हुए हैं, और बराबर के मुकाबले में इस बार कौन किस पर भारी होता है, इसमें वोटों के समीकरण को अंतिम मौके तक कौन नजाकत से साध पाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये बात की हमने चुनाव का शोर थमने के बाद बिहार के छठे चरण में आने वाली कुल 8 सीटों पर, वहां पर क्या हुआ प्रचार के दौरान, और फिलहाल वहां की फिजा में क्या है, कौन आगे चल रहा है, इस पे बात की हमने। पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ साथ हमने बात की आपको वाल्मीकि नगर सीट की, शिवहर की, गोपालगंज की, इसके साथ साथ हमने बात की महाराजगंज की, वैशाली की और सिवान की। और यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब अंतिम बचे हुए आप कह लीजिए 24 घंटे के आसपास का वक्त है, जब तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने अपने वोटरों को साधने की अंतिम कोशिश करते नजर आएंगे। 25 तारीख को सुबह सवेरे से लाइन लग करके जनता इनकी किस्मत को ईवीएम में बंद करती नजर आएगी। जो भी अपडेट होगी देखेंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।